नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों फडणवीस ने बीजेपी के 11 नेताओं को किया सस्पेंड, बीट सरपंच हत्याकांड पर क्यों मचा है बवाल, महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है राहुल प्रियंका का विरोध, बीएमसी चुनावों पर क्या है बीजेपी का प्लान और यूसीसी पर क्या है मुस्लिम महिलाओं की राय। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा एक्शन, 11 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया निलंबित, बगावत करने की मिली सजा। बीट सरपंच मर्डर केस में महाराष्ट्र में फैला जन आक्रोश, सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा धनंजय मुंडे को हटाने का दबाव। बीजेपी नेता नीतीश राणा ने फिर दिया विवादित बयान, बोले राहुल प्रियंका का सपोर्ट करने वाले राष्ट्र विरोधी। महाराष्ट्र में अकेले निकाय चुनाव लड़ने की बीजेपी की तैयारी, शिंदे और अजीत पवार को लगेगा बड़ा झटका। यूसीसी के समर्थन में आई मुस्लिम महिलाएं, फडणवीस सरकार के सामने रखी 25 शर्तें। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी के बड़े एक्शन की। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी ने जिला परिषद के एक सदस्य समेत 11 पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दावा है कि नेताओं ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में बगावत की थी। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष किशोर मांगटे पार्टी ने बताया कि राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को कार्रवाई की जानकारी दे दी गई है। प्रकाश अटकात, राजेश उर्फ विष्णु येऊल, मंगेश चिखले, राजेंद्र पुंडकर, विशाल गंगाने, अरविंद लाडे, राजेश पचड़े, विष्णु बोडके, सुनील गिरी, नीलेश तिवारी और चंचल पीतांबरावाले को निलंबित किया गया है। 20 नवंबर के हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकोला ईस्ट में जीत हासिल की, लेकिन अकोला वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस से हार गई और इसकी एक बड़ी वजह इन 11 नेताओं की बगावत को माना गया। अकोला पश्चिम में कांग्रेस के साजिद खान पठान ने 1283 वोटों से जीत दर्ज की। पठान को 88,718 वोट मिले। वहीं बीजेपी के अग्रवाल विजय कमल किशोर को 87,435 वोट मिले। तीसरे स्थान पर हरीश रतन लाल रहे, उन्हें 21,481 वोट मिले। अकोलापुर में बीजेपी के रणधीर सावरकर ने जीत दर्ज की और उन्हें 1,08,619 वोट मिले और दूसरे स्थान पर शिवसेना यूबीटी के नेता गोपाल राम राव रहे, उन्हें 58,006 वोट मिले। या तीसरे स्थान पर 5,681 वोटों के साथ वीवीए के ज्ञानेश्वर शंकर रहे। महायुति ने इस बार चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। वहीं एमवीए में शामिल शिवसेना को 20 और कांग्रेस को 16 और एनसीपी को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 और दूसरे दलों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। खबरों में अब बात मुश्किल में फंसे धनंजय मुंडे की। फडणवीस सरकार पर बीट सरपंच के मर्डर पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीट सरपंच संतोष देशमुख की जान एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी के इशारे पर ली गई। अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ा राजा में नागरिकों ने विरोध मार्च निकाला और वाल्मीकि कराड और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लातूर और बीट में भी विरोध मार्च निकाले जा चुके हैं, जिनमें दोषियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है। संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या ने महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। उनकी छवि साफ सुथरी थी। दावा है कि बीट में एक सौर ऊर्जा कंपनी की जबरन वसूली की कोशिश को रोकने के बाद उनकी जान ले ली गई थी। इस हत्या के कारण जातिगत मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि देशमुख मराठा समुदाय से थे और हत्यारे बंजारी समुदाय से हैं, जो ओबीसी समुदाय है। मराठा योद्धा राजा शिवाजी के वंशज संभाजी राजे ने मामले में कार्रवाई की मांग के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की मांग की है। एनसीपी एसपी के बीड लोकसभा सांसद बजरंग सोनवाने ने घोषणा की है कि अगर आरोपियों को 2 जनवरी तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की मांग कर रहा है, उसमें महायुति के भी कई विधायक शामिल हैं, जो संतोष देशमुख के परिवार का समर्थन भी कर रहे हैं। राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी देशमुख के परिवार से मुलाकात की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने में इतना वक्त लगना चाहिए।
इधर महाराष्ट्र के बीड में मारे गए सरपंच के भाई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल की। उन्होंने याचिका में धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सरपंच देशमुख का 9 दिसंबर को उनका अपहरण कर लिया गया था। देशमुख को प्रताड़ित करने के बाद उनकी जान ले ली गई। विपक्षी विधायक जो है वो धनंजय मुंडे पर अपने सहयोगी वाल्मीकि कराड के साथ उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। वहीं वाल्मीकि कराड ने सरेंडर जरूर कर दिया है, जिसके बाद फडणवीस ने भी कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन धनंजय के इस्तीफे की मांग तेज हो गई, जिससे साफ है कि फडणवीस कभी भी उन्हें कुर्सी से हटा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते। बीजेपी बीएमसी चुनावों में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी के रणनीतिकारों की राय है कि निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी को अकेले अखाड़े में उतरना चाहिए ताकि पार्टी अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी बीजेपी के अकेले निकाय चुनाव लड़ने की वकालत की जा रही है। बीजेपी की इस तैयारी से राज्य के दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को बड़ा झटका लग सकता है। राज्य में सत्ता पर काबिज फडणवीस सरकार में शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, मगर फिर भी बीजेपी की तरफ से अकेले निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी से इन दोनों दलों को बड़ा झटका लगेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 132 सीटें अकेले अपने दम पर जीती हैं और अपनी ताकत दिखाई। यही वजह है कि पार्टी अब सहयोगी दलों के दबाव को भी मानने को तैयार नहीं दिख रही है। बीजेपी की इस बड़ी जीत पर यहां पर कामयाबी के पीछे भी आरएसएस की प्लानिंग और उसकी मेहनत को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। अब संघ ने बीजेपी के साथ मिलकर निकाय चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। संघ और बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि इसके जरिए पार्टी को राज्य के दूसरे इलाकों में निचले स्तर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और उसके साथ ही मुंबई, पुणे, नागपुर समा राज्य के अन्य शहरों में भी पार्टी अपनी ताकत दिखाने का उसे बड़ा मौका मिलेगा। इस मामले में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि राज्य के अन्य किसी दलों की ओर से भी निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अकेले टीएमसी चुनाव में उतरने का दम भर रहे हैं। अगर बीजेपी निकाय चुनाव के दौरान अकेले चुनावी अखाड़े में उतरती है तो पार्टी दूसरे दलों के साथ ही अपने सहयोगी दलों को भी अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो सकती है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्री नीतीश राणा ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। अब उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान करार दिया। उन्होंने ये कह दिया कि केरल मिनी पाकिस्तान है, तभी राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां से चुनाव जीत कर आते हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नीतीश राणा के ऐसे बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। अबू आजमी ने कहा, नीतीश राणे बहुत छोटा आदमी है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो नीतीश राणे को एक ऐसा मंत्रालय बनाकर दे दे जिसमें नफरत भड़काने वालों को रखा जाए और इन्हें उस कैबिनेट का मंत्री बना दे। नीतीश राणे का पोर्टफोलियो नफरत वाला हो जाना चाहिए। यह आदमी जो चाहे बोल देता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब वो आजमी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत की बात करने वालों पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं जो इस पर केस नहीं करती? देश के एक हिस्से, एक राज्य को ये कह देना कि ये आतंकवादी स्टेट है, क्या ये ठीक है? मुझे खुशी है कि केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो नफरत करने वालों को अपने यहाँ पनपने नहीं दे रहा है, इसलिए इनका कलेजा फट रहा है। नीतीश राणे ने बीते 2 नवंबर को एक और भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि देश में 90% हिंदू रहते हैं, उनके हितों की चिंता करना कोई अपराध नहीं है। यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी लोग हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा करते हैं। वहीं इससे पहले नीतीश राणे ये भी कह चुके हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दीजिए तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे। भड़काऊ बयान देते हुए उन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि मस्जिद में घुस कर मारेंगे। अब उनके इन्हीं बयानों को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है और इधर नीतीश राणा और उनके जो समर्थक हैं वो राहुल और प्रियंका का जमकर विरोध कर रहे हैं। खबरों के आखिर में बात यूसीसी की। केंद्र सरकार यूसीसी लागू करने को लेकर कई बार बयान दे चुकी है और अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले साल सरकार यूसीसी पर विचार कर सकती है और इस बीच मुंबई में मौजूद मुस्लिम महिला संगठनों ने यूसीसी के समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने अपनी 25 शर्तें भी रखी हैं। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार यूसीसी में उनकी इन शर्तों को शामिल करता है तो वो यूसीसी का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज के माहौल में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो शामिल होनी चाहिए। यूसीसी पर समान अवसर, समानता पर ही बात की जाए, ना कि राजनीतिक मुद्दों के तौर पर यूसीसी पर बात की जाए। और मुस्लिम महिलाओं की मांग है कि उन्हें सरकार बिल में कैसे शामिल करेगी जिससे पॉलीगामी, हलाला, महिलाओं का प्रॉपर्टी में शेयर जैसे मामलों में मुस्लिम महिलाओं को मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला संगठन ने अपनी इन मांगों से जुड़े विभागों को भी यहां पर पूरा प्रस्ताव भेजा है। संगठन ने शादी, हलाला, तलाक, अडॉप्शन, कस्टडी, जेंडरशिप और प्रॉपर्टी में हिस्से की भी अलग अलग मांगे सरकार के सामने रखी हैं। और इसी खबर के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।